साथियों, कर्मचारियों हेतु ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान के अंतर्गत कर्मचारियों हेतु ओल्ड पेंशन स्कीम के संदर्भ में यानी कि ओपीएस हेतु दिशा निर्देश जारी हुए हैं और एनपीएस से ओपीएस में जाने हेतु ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। और इस वीडियो के अंदर हम विभिन्न प्रकार के प्रकरणों में किस प्रकार से ओपीएस का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से ये गणनाएं की जाएगी और 19/5/2022 का जो एनपीएस की रिकवरी का एक नोटिफिकेशन है वह भी इसमें अपना काम करेगा। तो ये सभी प्रकरणों को किस प्रकार से हम समझेंगे और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ किस प्रकार से मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, राजस्थान के अंतर्गत जो कि सभी कर्मचारी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है ओपीएस के संदर्भ में, यानी ओल्ड पेंशन जो स्कीम राजस्थान में चल रही है उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परिपत्र जो कि 0.02 के नाम से यहाँ पर जारी हुआ है और ये निदेशालय राज्य बीमा और प्रावधान नीति विभाग के द्वारा जारी हुआ है। इसके अंतर्गत जो विषय रखा गया है कि यहाँ देखिएगा, इसमें राज्य में दिनांक 1/4/2004 और उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर दिनांक 1/4/2022 से एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा 19/5/2022 को जारी अधिसूचना एवं राज्य सरकार के समय समय पर प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसरण में जो प्रमुख दिशा निर्देश है ये जारी किए गए हैं। और इसके अंतर्गत अब कुछ और दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए हैं और ये महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि इसके बारे में बार बार यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस भी दिखाए गए हैं और कुछ जानकारियाँ भी यहाँ पे साझा की गई है। एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पहला बिंदु, और यह पहला बिंदु है ऐसे कार्मिक जो कि दिनांक 1/4/2022 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा उनकी मृत्यु हो चुकी है। दो कंडीशंस है। इन प्रकरणों में यदि ओपीएस का लाभ, अगर ओपीएस उनको लाभ दिया जाना है तो उन कार्मिकों के लिए एनपीएस ट्रस्ट में प्राप्त सकल कॉर्पस यानी कि उसकी जो कॉर्पस है उसकी राशि है वह इस फॉर्मूले के माध्यम से दिखेगा। 60% एकमुश्त राशि प्लस पेंशन धन का 40% वार्षिक सहित अथवा 20% एकमुश्त राशि या पेंशन धन का 80% वार्षिक सहित में से माइनस करेंगे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रकरणों से में प्राप्त होने की दिनांक से राशि राजकोष में जमा कराए जाने की दिनांक तक सामान्य प्रावधान निधि खाते पर प्रचलित ब्याज दर के ब्याज सहित राजकोष में बजट में जमा कराई जानी आवश्यक होगी। यानी कि जो राशि इसमें से निकल कर आएगी इस फॉर्मूले के माध्यम से वह राशि राजकोष में जमा करानी होगी, तभी उनको ये जो ओपीएस का लाभ यहाँ पर दिया जाना सुनिश्चित होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रकरण। 1/4/2022 से पूर्व के प्रकरणों में संबंधित कार्मिकों द्वारा एनएसडीएल पोर्टल पर क्लेम सबमिट करने पर विभाग के जिला कार्य द्वारा सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में यदि कार्मिक ओपीएस लेना चाहता है तो दिनांक 19/5/2022 की अधिसूचना के अनुसार कार्मिक की समस्त समेकित पेंशन धनराशि राज्य के राजस्व मद में जमा होगी। ध्यान रखिएगा, समेकित पेंशन धनराशि राज्य मद में जमा होगी। यदि किसी अन्नदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से राशि जमा कराई गई है हो तो वह राशि राजस्व मद में अधिसूचना के अनुसार जमा होगी और 1/4/2022 और उसके बाद के प्रकरणों में नियमानुसार अंशदान के अतिरिक्त अंशदान जमा कराने को निजी अंशदान मानते हुए उक्त राशि को भी उक्त अनुसार जीपीएफ की समय समय प्रचलित ब्याज दर से ब्याज लगाकर एक मुश्त लौटाया वापस जाएगा। ये रहेगा इसके अंतर्गत। ऐसे अब तीसरा प्रकरण, ऐसे कार्मिक जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 1/4/2022 था उसके बाद हुई है के प्रकरणों में राज्य सरकार की अधिसूचना जो कि अनुसार है एनपीएस के स्थान पर ओपीएस की देय होगी। इस अधिसूचना के क्रम में मृत्यु सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में नियम अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स है वह ऐसे रहेगी। इसमें पहला रहेगा मृत्यु के प्रकरणों में अधिसूचना दिनांक जो कि 19/5/2022 के अनुसार मृतक कार्मिक के प्राण खाते में एनपीएस की जमा सकल
कॉर्पस राशि जो कि DTO जिलाधिकारी के NPS बैंक खाते में प्राप्त होगी। उनमें से उसके निजी अंशदान को यानी कि RPMF और RGHS के पेटे नियत राशि और पूर्व आहरित NPS राशि यदि कोई हो को समायोजित करते हुए GPF की समय समय प्रचलित ब्याज दर के साथ देय राशि मृतक कार्मिक के मनोनीत दावेदार को एक मुश्त भुगतान यहाँ पर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रखा है कि उसने NPS में कितनी राशि उसमें जमा करी है, ये उसकी सकल कॉर्पस है। और इसके बाद उसमें निजी अंशदान की कोई अगर कोई करार की है, RGHS के पेटे नियत राशि कोई है और पूर्व में अगर उसने कोई राशि इसमें से निकाली हुई है NPS में से, तो वो इसमें पहले समायोजित की जाएगी। उसके बाद की जो राशि होगी वो उसको एक मुश्त भुगतान के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा प्रकरण, कार्मिक की मृत्यु के कारण उत्पन्न दावों में पेंशन बजट में राशि स्थानांतरण से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कर लेवे कि मृतक कार्मिक के दावेदार और मनोनीत पेंशन योग्य है या नहीं। इस हेतु जिलाधिकारी मृतक कार्मिक के आरण्य अधिकारी से उक्त के संबंध में सूचना प्राप्त कर लें। यदि कोई भी दावेदार मनोनीत पारिवारिक पेंशन योग्य नहीं हो तो ऐसी स्थिति में दावेदार मनोनीत को NPS में जमा सकल कॉर्पस का एक मुश्त भुगतान किया जाना सुनिश्चित करना होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके अंदर। अब अगला आता है तीसरा बिंदु, सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में यदि वित्त विभाग की अधिसूचना जो कि दे रखी है कार्मिक की सकल समेकित पेंशन धन राशि के राजस्व मद में जमा होगी, जो कि बजट मद दे रखा है कि जमा होगी, किंतु PFRD द्वारा राज्य के NPS अंशदाताओं के सकल कॉर्पस राशि राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों में जमा नहीं कराई गई है। ध्यान रखिए क्योंकि NPS का पैसा राज्य सरकार के पास अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिसूचना जो कि 19/5/2022 के अनुसार कार्मिक के प्राण खाते में जमा सकल कॉर्पस राशि में से उसकी निजी अंशदान राशि की गणना यानी कि RGHS के पेटे नियत राशि और अगर उसने कोई पहले राशि निकाली गई है तो उसको एडजस्ट किया जाएगा करते हुए GPF की समय से प्रचलित ब्याज दर से ब्याज की गणना करते हुए जो राशि होगी उसका समायोजन उसमें किया जाएगा। साथियों, इसी के साथ ही कार्मिक की निजी अंशदान कटौतियों का सत्यापन किया जाकर ये RPMF और RGHS की कटौती और NPS से आहरित राशियाँ यदि कोई है को जिस माह में आहरित किया गया है उसी माह से घटाया जाएगा एवं कार्मिक की शेष निजी अंशदान राशि को GPF की समय समय प्रचलित ब्याज दर से ब्याज लगाते हुए कुल राशि की गणना की जाएगी ताकि समायोजन के उपरांत कार्मिक द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि प्राप्त हो सके। ध्यान रखिएगा ये भी। और इसी के साथ यहाँ दे रखा है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी कि संबंधित कार्मिक की NSDL CRA पोर्टल पर दर्शाई गई सकल कॉर्पस राशि यानी कि जो NPS में हमारी राशि जमा है उसमें कितनी राशि जमा है वह हमारी सकल कॉर्पस है। उसके अंतर्गत यहाँ पर कार्मिक की समायोजन योग्य राशि की गणना करेंगे और यहाँ पर जो कि NPS डैशबोर्ड पर निम्नानुसार परिणाम प्रदर्शित होंगे। इसे बिंदु दे रखा है CRA में उपलब्ध सकल कॉर्पस, इसमें दे रखा है इसमें CRA द्वारा भुगतान योग्य राशि तथा NUT हेतु रोकी गई राशि जिसे सभी सम्मिलित यहाँ पे होंगे। कार्मिक का स्वयं का अंशदान में GPF दर से ब्याज और एवं RPMF और RGHS के विड्रॉल का कम करते हुए तो यहाँ पर दे रखा है विवरण के अंदर निजी अंशदान की GPF दरों पर ब्याज सहित पोर्टल पर की गई गणना जिसमें कोई RPMF या RGHS द्वारा विड्रॉल की गई है को कम करना पड़ेगा यहाँ पर। और बजट मद दे रखे दोनों के अंदर जमा किस में कराना है, पोर्टल पर की जानी है या तो, और इसमें पेंशन के लिए दे रखा है बजट मद में जमा कराना है। और इसमें दे रखा है कि 4 जो है हमारे पास चौथे में उसमें पहली जो राशि होगी उसमें से घटाना होगा दूसरे और तीसरे को जोड़कर समायोजन सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी लीव जो इनकैशमेंट है आदि से एक मुश्त भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रकरण रहने वाला है। इसी के साथ यहाँ दे रखा है कि बिंदु संख्या 3 और 4 अंकित राशि कार्मिक द्वारा संबंधित बजट मदों में जमा कराई जाएगी। चूँकि सेवानिवृत्ति प्रकरणों में NSDL द्वारा NPS क्लेम कार्मिक के खातों में जमा करवाया जाना है और मृत्यु प्रकरणों में NSDL द्वारा NPS क्लेम DTO के NPS बैंक खातों में जमा कराया जाता है। अतः मृत्यु प्रकरणों में उपयुक्त तालिका के बिंदु संख्या 3 और 4 में अंकित कट राशियाँ DTO विभागीय जिलाधिकारी द्वारा संबंधित बजट मदों में जमा कराई जाएगी। तो ये यहाँ पर प्रकरण रहने वाले हैं। अब ग्रेजुएटी के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि 1/4/2022 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे कार्मिक जिन्होंने
पेंशन विभाग द्वारा सेवा उपादान यानी ग्रेजुएटी और शेष उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, उन कार्मिकों की दावा प्रस्तुतिकरण के समय सहमति पत्र, जो कि एक फॉर्मेट दे रखा है नीचे, के मार्फत आहरण वित्त अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाकर आवश्यक होगा, जिनमें कार्मिक से सहमति प्राप्त की जाएगी कि वे वित्त विभाग की अधिसूचना जो कि 19/5/2022 के अनुसार एनपीएस की जो राशि राजकोष में जमा होनी अपेक्षित है के संबंध में संबंधित कार्मिक की देय ग्रेजुएटी के म्यूटेशन लीव इनकैशमेंट की राशि से समायोजन किए जाने के संबंध में पूर्व में सहमति प्राप्त कर दी है, और उसके बाद ही उसका जो पैसा होगा वो आगे यहाँ पर फॉरवर्ड यहाँ पर किया जाएगा साथियों। और इसी तरह से यहाँ देखेंगे हम लोग, तो यदि कार्मिक को सेवानिवृत्ति यानी कि 1/4/2022 के बाद हुई है सेवानिवृत्ति, और ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा जिन्हें पेंशन विभाग द्वारा सेवा उपादान ग्रेजुएटी और अन्य उपार्जित अवकाशों की नकदीकरण राशि भुगतान कर दिया है, तो उनके दावे जो भी होंगे वो एनएसडीएल पर अग्रेषित करने से पूर्व कार्मिक से जमा करवाए जाने वाली योग्य राशि जो कि बजट में जमा करवाई जाएगी। इसके बाद ही उसके लेजर में यहाँ पर वो अपडेट होगी, और अंत में उसके विभाग के द्वारा बजट में जमा करवाए जाने की सूचना उपलब्ध करवाते हुए पेंशन विभाग के बजट मद में जमा होने के प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उसके दावे एनएसडीएल पोर्टल पर अग्रेषित कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, जिन्होंने वो विड्रॉल की राशि जो कि हम लोगों ने पहले विड्रॉल करी थी, अगर उसने किसी ने जमा करा दी है तो ठीक है, अन्यथा वह उसको एडजस्टमेंट करने के बाद ही वो प्राप्त टोटल उसमें से राशि प्राप्त होगी। कार्मिक द्वारा प्रस्तुत दावे के समुचित परीक्षण के जिला कार्यालय स्तर पर किया जाएगा, और वित्त विभाग की जो अधिसूचना जारी हुई कि 19/5/22 के अनुसार एनपीएस कार्पस राशि का नियमानुसार समायोजन होने के बाद ही दावे जिला कार्यालय द्वारा एनएसडीएल को भुगतान के हेतु अग्रेषित किए जाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है दिनांक 1/4/2022, और उसके बाद सेवानिवृत्ति के ऐसे प्रकरण जिनके निस्तारण राज्य सरकार के आदेश जारी होने से पूर्व अथवा पश्चात किए जाकर उनकी संपूर्ण कॉर्पस जो राशि है पेंशन विभाग के मद में जमा करवा दी गई हो, तो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण तो बिंदु संख्या 5 के अनुसार संभागीय अधिकारी की अनुशंसा सहित मुख्यालय को भिजवाई जाएगी, ताकि कार्मिक की एनपीएस में जमा निजी अनुदान राशि का भुगतान सक्षम स्तर से स्वीकृत किया के उपरांत किया जा सकेगा। एनपीएस आंशिक आहरण यानी जो डेबिट है की प्रविष्टि जो एसआईपीएफ पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें, और कार्मिक द्वारा आहरित राशि आहरण पुनः जीपीएफ 2004 में के मद में जमा करवाई दिया गया हो, तो उसका भुगतान कार्मिक के मनोनीत की जीपीएफ मद से वापस किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने एनपीएस की राशि आहरित की थी वे वापस जमा करे थे, वो जीपीएफ में जमा हुई है जीपीएफ 2004 में, तो वो उसकी कैलकुलेशन करने के बाद ही यहाँ पर भुगतान यहाँ पे होंगे। ऐसे कार्मिक जो कि 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा जिनके द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया गया है, तो उन कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत सेवा उपादान नियमानुसार देय होने पर ही सेवा उपादान राशि का भुगतान यहाँ पे किया जाएगा। 5 वर्ष की आरक्षित सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त होने सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सेवा उपादान राशि देय नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ऐसे कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा पीएफआरडी में जमा कराए गए राजकीय अंशदान और उस पर अर्जित रिटर्न के बराबर राशि राजकोष में जमा कराने पर उनके दावे एनएसडीएल पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाएंगे। आगे दे रखा है कि यदि कार्मिक द्वारा राज्य सरकार के हिस्से की राशि में से एनपीएस ट्रस्ट में कोई राशि अप्रत्यारित की गई है, तो राशि का भी जमा करवाना यहाँ पर होगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एनपीएस की राशि जो विड्रॉल करी गई है तो वो भी वापस जमा करवानी होगी। राशि जमा होने के प्रमाणीकरण की सूचना जो आईएफएमएस 3.0 में जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जब तक प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक विभाग द्वारा पेंशन को इसकी सूचना आगे सूचना प्रेषित यहाँ पे की जाएगी। और इस प्रकार से ये जो कार्य है यहाँ पर होगा। कार्मिक की प्रथम कटौती से दिनांक तक एनएसडीएल पोर्टल पर अनअपलोडेड लिगेंस राशियों का समायोजन बजट में दे रखा बजट मध्य देर की राशियों का समायोजन संबंधित बजट से मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। किसी कार्मिक की कोई भी कटौती एनएसडीएल पोर्टल पर संदर्भ होने से रह गई है, तो उक्त कटौती को जो एसआईपीएफ पोर्टल पर अपडेट करते हुए सकल कॉर्पोरेट में से संबोधित किया जाएगा। किंतु उपरोक्त कारणों से विभाग की को प्राप्त होने वाले क्लेम्स के निस्तारण की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी, और उपयुक्तानुसार एनपीएस दावे
निस्तारण का कोई अविलंब रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये जो सभी दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, इसके अंदर महत्वपूर्ण तो यही रहेगा कि जो हमारे पहले एक आदेश जारी हुआ था, उस आदेश के तहत अगर किसी ने भी एनपीएस की राशि अगर विड्रॉल करी है तो वह अगर जमा नहीं कराई है, ये जमा करा दी है तो उसको फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज जमा नहीं कराने की स्थिति में वो राशि पहले एडजस्ट होगी, उसके बाद ही सभी प्रकरणों का यहाँ पर निस्तारण यहाँ पर किया जाएगा। तो एक एक करके मैंने सभी नियम आपको बता दिए। फिर भी इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। धन्यवाद।